हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन सीरीज की पहले की एक वीडियो में हमने ये देखा था कि किसी भी इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट जर्नी में कौन से 3 फेजेस होते हैं और इन तीनों फेजेस में आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करने की प्लानिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस डिस्कशन पे फॉलो अप करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टिंग के इन तीनों फेजेस में से कौन से फेज में है। इस सीरीज की पहले की सारी वीडियोस को अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पर काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे इन सारी प्लेलिस्ट को आप चेक करें, वहां पे आप इन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। So without taking any more of your time, let's get started. दोस्तों, आप इन्वेस्टिंग के कौन से फेज में हैं, इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा अपने आप से। आपको 4 सवालों के जवाब अपने आप से जानने हैं, अपने आप से पूछने हैं और जैसे इन चारों चीजों के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा, आप खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टिंग के कौन से फेज में हैं। एक्यूमुलेशन फेज में है, प्रिजर्वेशन फेज में है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। इन तीनों फेजेस की डिटेल डिस्कशन आपको जाननी है तो अपर राइट कॉर्नर में वीडियो की लिंक आ रही है। उस वीडियो में हमने काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है कि आप इन तीनों फेजेस में अपने रिस्क और रिटर्न को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं इन तीनों डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के लिए। तो चलिए हम इन चारों सवाल और चारों एस्पेक्ट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल जिसका जवाब आपको चाहिए होगा ये डिसाइड करने में कि आप इन्वेस्टिंग के कौन से फेज में हैं, वो ये है कि आपके गोल की होराइजन क्या है। बाय होराइजन आई मीन टाइम होराइजन। तो टाइम कितना है आपके गोल्स के लिए। तो अलग अलग गोल्स के लिए टाइम की होराइजन अलग अलग हो सकती है। शॉर्ट टर्म गोल्स की ऑब्वियसली जो होराइजन होगी, टाइम होराइजन, वो शॉर्ट होगी। मीडियम टर्म की थोड़ी ज्यादा होगी शॉर्ट टर्म से। और लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं आपके, जैसे कि आपकी रिटायरमेंट की गोल हो गई या फिर कोई और गोल्स हो गए जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, तो उनकी जो टाइम होराइजन होगी वो काफी लंबी होगी। अब कुछ गोल्स ऐसे हैं जो आपके मीडियम टर्म में भी हो सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में भी हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म में भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे गोल्स हैं जैसे कि घर बनाना या घर खरीदना। तो वो जो गोल है आपकी शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, किसी के लिए मीडियम टर्म हो सकती है और किसी के लिए लॉन्ग टर्म हो सकती है। तो वो आपको देखना होगा कि सेम गोल्स भी आपके अलग अलग होराइजन के हो सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति के लिए वो गोल्स अलग अलग होराइजन के हो सकते हैं। ऑब्वियसली रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है जो हर व्यक्ति के लिए एक लॉन्ग टर्म गोल होगा, राइट? क्योंकि उसके लिए इतनी ज्यादा कॉर्पस इकट्ठा करनी पड़ती है कि आपको शॉर्ट टर्म में उतनी इकट्ठा नहीं हो सकती, या मीडियम टर्म में भी वो काफी डिफिकल्ट होगा। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो वो यूजुअली एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। बट कई सारे ऐसे गोल्स हैं, अब आपकी एजुकेशन है या फिर चाइल्ड एजुकेशन है, तो चाइल्ड एजुकेशन यूजुअली प्रेफरेबली एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। बट बहुत पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं की थी अपने चाइल्ड की एजुकेशन के लिए, तो वो आपका मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म गोल भी हो सकता है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि सेम गोल्स अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग टाइम होराइजन के हो सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही स्पेसिफिक अपने सब्जेक्टिवली इसको असेस करना पड़ेगा कि आपके लिए जो गोल्स हैं आपके, वो किस टाइम होराइजन के हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम होराइजन आपकी एक्यूमुलेशन पीरियड की जो लेंथ है वो काफी लंबी हो सकती है या काफी शॉर्ट हो सकती है। उसी तरह प्रिजर्वेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो होता है उसमें क्या होता है कि आप यूजुअली विड्रॉ करना शुरू करते हो, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपके किस तरह के गोल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी चाइल्ड की एजुकेशन की गोल्स है तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज की जो लेंथ होगी वो यूजुअली 3 से 5 साल के बीच में होगी कभी, राइट? क्योंकि जिस तरह की एजुकेशन है, जितनी लंबी एजुकेशन है, उस हिसाब से उसकी विड्रॉल होगी। तो वो 3 साल से 5 साल के भीतर उसकी लेंथ होगी। अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो वो लेंथ और भी ज्यादा हो सकती है, 8-10 साल की भी पढ़ाई उनकी होती है, तो वो लेंथ थोड़ी ज्यादा हो सकती है। बट यूजुअली 3 से 5 साल की। बट आपकी अगर रिटायरमेंट की अगर बात हो रही है, रिटायरमेंट गोल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो फेज होता है वो काफी लंबा होता है। क्योंकि आप रिटायर करते हो 55-60 साल की उम्र में, और अगर आप 85-90-95 तक की उम्र तक अगर जीवित रहोगे तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है उसकी ड्यूरेशन करीबन 30-35 सालों की है। तो ऑब्वियसली काफी लंबा है। तो डिपेंडिंग ऑन विच टाइप्स ऑफ गोल्स यू आर टॉकिंग अबाउट, जो भी आपके गोल्स हैं, किस गोल की आप बात कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी
डिस्ट्रीब्यूशन जो विड्रॉल फेज है उसकी लेंथ कितनी है। तो ब्रॉडली अगर कहा जाए, ओवरऑल एक टेक अवे की अगर बात करें कि क्या पॉइंट है मेन, तो जितने लंबे आपके गोल्स होंगे, जितने लंबे टाइम होराइजन के आपके गोल्स होंगे, तो यूजुअली आपकी एक्यूमुलेशन फेज उतनी लंबी होगी, प्रिजर्वेशन फेज भी उतनी लंबी हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपके गोल्स किस टाइप के हैं। अगर आपके गोल्स घर बनाने के हैं तो घर बनाने की जो ड्यूरेशन होगी वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि कितने दिनों में आप घर या तो खरीदना चाहते हो और बनाना चाहते हो। बनाने में यूजुअली थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, और खरीदना अगर चाहते हो तो यूजुअली लमसम में आपको उसके लिए पे करना होगा एक ही टाइम पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपके गोल्स किस टाइप के हैं। क्या वो एक्सटेंडेड पीरियड के गोल्स हैं, जैसे कि रिटायरमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन की फेज की हमने बात की, 30-35 साल की पीरियड होती है, या फिर चाइल्ड एजुकेशन जो 4-5 सालों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी, घर बनाने की वन टाइम हो सकती है या फिर 2-3 साल के भीतर हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गोल, डिस्ट्रीब्यूशन फेज की लेंथ वैसी हो सकती है। बट अगर आपके गोल्स बहुत लॉन्ग टर्म होराइजन के हैं तो आपकी एक्यूमुलेशन फेज और प्रिजर्वेशन फेज की पीरियड काफी लंबी हो सकती है। दूसरी फैक्टर जिसका जवाब आपको चाहिए होगा ये डिसाइड करने में कि आप किस इन्वेस्टमेंट फेज में हो, वो ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट किस डेट पे स्टार्ट की थी या कितनी लंबी आपकी एक्सपीरियंस है। अगर आपकी एक्सपीरियंस बहुत लंबी है या फिर आपने बहुत यंग एज पे इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी आपके किसी भी गोल के लिए, वो रिटायरमेंट हो सकता है, चाइल्ड एजुकेशन हो सकता है, वेडिंग हो सकती है, घर बनाने का एम हो सकता है, या इमरजेंसी कॉर्पस आप इकट्ठा करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो हो सकता है। कोई भी एम हो आपका, बट आपने किस समय इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी, कितना आपका एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, इक्विटी इन्वेस्टिंग में, डेट मार्केट इन्वेस्टिंग में, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो एक्यूमुलेशन की पीरियड है वो छोटी होगी या लंबी होगी। अब अगर आप अच्छे एक्सपीरियंस्ड वाले हो, आपने 20-22-25 साल में अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, और लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं रिटायरमेंट गोल इन्वेस्टिंग का, तो अगर आप ऑलरेडी 10-15 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो और आपकी उम्र अगर अभी 35 साल है मान लो, तो आपके पास काफी एक्सपीरियंस है, तो आप अपनी जो एक्यूमुलेशन पीरियड है, जो आपका एक्यूमुलेशन फेज है, उसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी इतनी एक्सपीरियंस है, आप देख चुके हो, मार्केट की वॉलिटिलिटी से फेमिलियर हो, आप अपने अच्छी प्लानिंग कर रखी है, आपने अपनी एसेट एलोकेशन एकदम रोबस्ट तरीके से बना के रखी है, उसको डिसिप्लिन्ड वे में आप फॉलो करते हो। तो इन सभी चीजों का आप अगर ध्यान रखते हो, आपको एक्सपीरियंस है इन सारी चीजों का, तो आप एक्यूमुलेशन फेज को थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हो, थोड़ा ड्रैग कर सकते हो। नॉर्मली अगर किसी दूसरे व्यक्ति का एक्यूमुलेशन पीरियड 10-15 साल होगा, तो आप अपनी एक्यूमुलेशन पीरियड को 20-25 साल तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपने कब स्टार्ट किया था। फिर आपके प्रिजर्वेशन फेज भी आप अकॉर्डिंगली अपना थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो डिपेंड करता है कि किस बंदे की कितनी एक्सपीरियंस है, उसने मार्केट में कितने टाइम बिताया है, किस तरीके से वो अपनी वॉलिटिलिटी, अपनी एसेट एलोकेशन को मैनेज करता है या करती है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी एक्यूमुलेशन पीरियड की लेंथ और प्रिजर्वेशन पीरियड की लेंथ कितनी लंबी हो सकती है। उसी तरह आप अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी एजुकेशन, अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, अपनी प्रूडेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी आप ये देख सकते हो कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होने वाली है उसमें एसेट एलोकेशन कैसी रह सकती है। अगर आप बहुत एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट्स में, इक्विटी इन्वेस्टिंग में, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी अपनी थोड़ी मॉडरेट एलोकेशन रख सकते हैं इक्विटीज में। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कम इंटरेस्ट है या फिर कम उसकी एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है कि वो काफी कम एलोकेशन रखे इक्विटी के टूवर्ड्स, जो कि गलत नहीं होगा। तो अपनी अपनी सब्जेक्टिविटी है, अपने अपने चॉइसेस हैं, और अपनी एक्सपीरियंस है कि आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। तो डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, इन तीनों फेजेस के जो ड्यूरेशन हैं वो थोड़े कम या थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। अगला फैक्टर जो आपको कंसिडर करना चाहिए ये डिफाइन करने में कि आप इन्वेस्टिंग के किस फेज में हो करेंटली, वो ये है कि आपने ऑलरेडी कितनी कॉर्पस बना रखी है। आपने अगर बहुत पहले इन्वेस्टिंग शुरू की थी और ऑलरेडी लेट से आप अपनी 30-35 साल की उम्र तक अभी पहुंचे हो, और ऑलरेडी आपके पास एक सिग्निफिकेंट कॉर्पस है जो आपको लगता है कि सिग्निफिकेंट है। अब किसी के लिए 5 करोड़ की भी कॉर्पस कम हो सकती है और किसी के लिए 50 लाख की कॉर्पस भी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो कैपेबिलिटी है या आपकी जो फ्यूचर प्लान्स है, आपको रिटायरमेंट के लिए लेट से 1 करोड़ 10 करोड़ इकट्ठा करने, तो उसके रेस्पेक्ट में जो आपको कॉर्पस टोटल चाहिए, रिलेटिव टू दैट कॉर्पस, रिलेटिव टू द रिक्वायर्ड कॉर्पस, आपकी करंट कॉर्पस कितनी है, इस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी एक्यूमुलेशन पीरियड की लेंथ बढ़ाओगे, घटाओगे, या फिर एक मॉडरेट तरीके से लेके चलोगे। लेट से आपको इकट्ठा करना है 10 करोड़, जस्ट फॉर एग्जांपल एक 10 करोड़ का बॉलपार्क फिगर लेते हैं कि रिटायरमेंट के लिए आपको 10 करोड़ की कॉर्पस इकट्ठा करनी है। अब अभी तक जो आपने एक्यूमुलेशन की है टुवर्ड्स रिटायरमेंट, वो केवल 5 लाख ही है।
तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम हो सकता है बहुत हो सकता है आपके पास 25 30 40 साल का समय हो, बट फिर भी आपने अभी तक जो कॉर्पस इकट्ठा किया वो फॉर एनी रीजन वो अभी 5 लाख ही है। तो आपको एक्यूमुलेट अभी करते जाना है, आप अभी नहीं कह सकते हो। अगर आपके पास समय है, अगर आपकी गोल की टाइम होराइजन अलाउ करती है, तो आप अपने एक्यूमुलेशन पीरियड को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो। आपके पास अगर 5 लाख ही अभी इकट्ठा हुए हैं तो आप तो कुछ साल अपने एक्यूमुलेशन पीरियड को और एक्सटेंड कर सकते हो, ताकि आप इक्विटी मार्केट में थोड़ा और पंप कर सको मनी, अपनी इन्वेस्टमेंट कॉर्पस का बेस थोड़ा और बढ़ा सको कुछ साल और एक्सटेंड करके। तो डिपेंड करता है कि आपने कितना इकट्ठा कर लिया। अब लेट से आपकी गोल है 10 करोड़ कॉर्पस इकट्ठा करने की, तो सेम अमाउंट के लिए अगर किसी व्यक्ति ने ऑलरेडी 5 करोड़ इकट्ठा कर लिए, तो वो उसके लिए रिस्क थोड़ी बढ़ गई है। अब उसको ये चाहिए, जैसा हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी इस टॉपिक पे, कि उसकी प्रिजर्वेशन की जो नीड है वो बढ़ गई है। उसको अभी और थोड़ा ग्रो करना है, उसको 5 करोड़ को 10 करोड़ बनाना है या फिर 15 करोड़ बनाना है। लेकिन अब चूंकि ऑलरेडी उसके पास 5 करोड़ है, तो उसको रिस्क अपना थोड़ा मॉडरेट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा रिस्क टेम्पर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति के पास ऑलरेडी कितनी कॉर्पस उसने इकट्ठा कर ली है एक सर्टेन गोल के लिए। अब हमने रिटायरमेंट की बात करी, उसी तरह हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि चाइल्ड एजुकेशन की। अगर आपने चाइल्ड एजुकेशन के लिए इकट्ठा जो आपको करनी है कॉर्पस, वो अभी आपने उतना नहीं कर पाया है आपको, तो अगर आपके पास समय है, तो ये सब डिपेंड करता है कि आपके पास समय है या नहीं। अगर आपके पास समय है तो आप 1 2 साल अपनी चाइल्ड एजुकेशन वाली गोल के लिए अपनी एक्यूमुलेशन पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हो, थोड़ा बढ़ा सकते हो। तो ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप किसी फेज ऑफ इन्वेस्टिंग को बढ़ा घटा सकते हो अगर आप इन सभी चीजों के लिए माइंडफुल रहते हो, अगर आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हो तो। अब अगला फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप ये कर रहे हैं डिफाइन कि आप किस इन्वेस्टिंग फेज में हो, वो ये है कि आपके जो गोल्स हैं, जिस भी गोल्स की आप बात कर रहे हो, यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे हैं एक्यूमुलेशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज की, ये गोल स्पेसिफिक है, ये किसी खास गोल की बात हो रही है। और आपके 4 5 गोल्स हो सकते हैं, तो हर एक गोल की आपकी डिफरेंट एनालिसिस होगी। हो सकता है किसी गोल के लिए आप एक्यूमुलेशन फेज में हो, किसी गोल के लिए आप प्रिजर्वेशन फेज में हो, या फिर हो सकता है किसी गोल के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी रिटायरमेंट गोल के लिए हो सकता है आप अभी एक्यूमुलेशन फेज में ही हो, लेकिन अपनी चाइल्ड के एजुकेशन गोल के लिए हो सकता है प्रिजर्वेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हो। क्योंकि आपकी रिटायरमेंट तो अभी 20 साल 30 साल के बाद आने वाली है, लेकिन आपके बच्चों की पढ़ाई तो अभी आने वाली है, हो सकता है 2 साल 5 साल 10 साल में। तो आप प्रिजर्वेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हो सकते हो उस गोल के लिए। उसी तरह आपको अगर घर 2 साल के बाद बनाना है या 5 साल के बाद बनाना है, तो हो सकता है आप प्रिजर्वेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हो उस गोल के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक ही व्यक्ति अलग अलग गोल के लिए अलग अलग फेजेस में हो सकता है, अपनी इन्वेस्टिंग के अलग अलग फेजेस में हो सकता है। तो ये आपको गोल स्पेसिफिक हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हम बातें कर रहे हैं वो हर गोल के लिए अलग अलग हो सकती है, फॉर द सेम पर्सन, फॉर द सेम इंडिविजुअल। तो आपके गोल्स नेगोशिएबल हैं या नॉन नेगोशिएबल है? नेगोशिएबल का मतलब होता है ऐसे गोल्स जो आपको करने तो हैं, जो आपको अचीव करने हैं, बट उनकी टाइम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है आपको। हो सकता है आपकी एक गोल हो जिसके लिए आप कुछ सेविंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो गोल ये है कि आपको वर्ल्ड टूर करना है, या फिर किसी फॉरेन कंट्री में टूर करना है, या इंडिया के अंदर भी कोई टूर करना है, कोई एक वेकेशन लेनी है, एक्सटेंडेड वेकेशन लेनी है। तो वो गोल आपकी थोड़ी नेगोशिएबल है, राइट? क्योंकि अगर आप इस साल गोल वो अचीव नहीं कर रहे हो सकता है इस साल स्टॉक मार्केट थोड़ा डाउन है, या फिर आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स आ गई, कोई और आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस आ गई, तो आप हो सकता है कि वेकेशन बोलो कि कोई बात नहीं यार, मैं इस साल नहीं अगले साल चला जाऊंगा, या बहुत बुरा हुआ तो मैं 2 साल के बाद चला जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो वो आपकी गोल नेगोशिएबल हो गई उस तरह से। बट नॉन नेगोशिएबल गोल्स वो होते हैं जिनमें आपको टाइम की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड की एजुकेशन की गोल, उसमें आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आपके बच्चे क्लास 12th पास कर गए और उनको कहीं पे एडमिशन लेना है, तो वो वेट नहीं कर सकते हैं, आप वेट नहीं कर सकते उनकी एडमिशन कराने के लिए। उसी तरह आपकी रिटायरमेंट जो है वो यूजुअली नॉन नेगोशिएबल ही होती है। हो सकता है आप अपनी रिटायरमेंट को 1 2 साल पोस्टपोन कर लो, या फिर कुछ पार्ट टाइम जॉब करके अपनी रिटायरमेंट को थोड़ा एक्सटेंड कर लो, अपनी रिटायरमेंट की डेट को। बट यूजुअली जो वो गोल्स होते हैं वो नॉन नेगोशिएबल गोल्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए ओवरऑल एक ब्रॉड वे में, कि जिस गोल की आप बात कर रहे हो या जिस गोल की को आप कंसिडर कर रहे हो, वो नेगोशिएबल है या नॉन नेगोशिएबल। तो नेगोशिएबल गोल्स में आप अपनी जो ये तीनों फेजेस हैं, एक्यूमुलेशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों की जो डेफिनेशन है या फिर जो टाइम डेफिनेशन है इनकी, वो उनको वेरी कर सकते हो, उनको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो गोल्स ऐसे हैं, वो नेगोशिएबल गोल्स है, तो उनमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप किसी गोल के लिए अभी एक्यूमुलेट ही कर रहे हो, आप अपनी एक्यूमुलेशन फेज में ही हो,
किसी खास गोल के लिए, और अभी स्टॉक मार्केट अगर डाउन है तो आप चाहते हो कि अभी आप और थोड़ा एक्यूमुलेट करो, अच्छे लेवल्स पे और थोड़ा इन्वेस्ट करो, तो आप कर सकते हो, क्योंकि वो गोल्स नेगोशिएबल हैं, उनमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। आप उन गोल्स को 1 साल डिले कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो। बट नॉन नेगोशिएबल गोल्स में वो बात नहीं है। नॉन नेगोशिएबल गोल्स में आपको बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, मोर और लेस स्ट्रिक्ट मैनर में, आपको जो रीबैलेंसिंग होती है या एसेट एलोकेशन होती है, उन पे ध्यान रखना होता है, उनको हमेशा एसेस करते रहना पड़ता है, क्योंकि वो गोल्स नॉन नेगोशिएबल हैं। उनकी टाइमिंग में आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो उस हिसाब से आपको काफी कम फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है अपने इन तीनों फेजेस को डिफाइन करने में। वो मोर और लेस सेट इन स्टोन है, वो मोर और लेस काफी फिक्स तरीके से है। तो नेचर ऑफ गोल पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो ये तीनों गोल्स होंगी वो उनकी ड्यूरेशन कितनी हो सकती है, और उसको आप अप और डाउन एडजस्ट कर सकते हो या नहीं। तो दोस्तों, मेरी ये उम्मीद है कि इन सारी इंफॉर्मेशन से आपको मदद हुई होगी, इन सारी इंफॉर्मेशन से आपको कुछ हेल्प होगी, और इन सारी इंफॉर्मेशन को आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को वेल इन्फॉर्म्ड, प्रूडेंट और प्लेजेंट बनाने में। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।